सबसे पहले दो ब्रेकिंग न्यूज भाई, ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया है कि भाई 2025 नहीं 2026 का जो समर स्लैम होने वाला है वो 2 नाइट्स का होने वाला है, यही नहीं कि 2 रातों वाला भाई। जैसे कि रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 होती है, वैसे ही समर स्लैम नाइट 1 और नाइट 2 होने वाला है 2026 में मिनेपोलिस से। और मिनेपोलिस का मतलब भाई ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट वो भी बहुत जल्दी ही करीब आने वाली है। हालांकि 2026 है, लेकिन WWE में समय ऐसे बीतता है जैसे एक चुटकी बजाते ही 5 साल बीत गए थे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम तक। और समर स्लैम 2026 1 और 2 यानी कि हमारे यहाँ पर 2 और 3 अगस्त को होगा। वैसे तो 2 साल है, लेकिन लेटेस्ट की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है ट्रिपल एच ने एक और चीज अनाउंस की कि वो जो भी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग बनेगा उसे समर स्लैम में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक टाइटल शॉट मिलेगा, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलेगा समर स्लैम के मेन इवेंट में। जैसे रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया में सबको मिलता है, वैसे ही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जीतकर समर स्लैम में मिलेगा। तो ये 2 बहुत बड़ी खबरें थी जो आई थिंक जिसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी था। इसके बाद स्मैकडाउन शुरू होता है जो कि जिदा सऊदी अरेबिया से हो रहा है। शो की स्टार्टिंग होती है बियांका बेलेयर की एंट्रेंस से, उसके बाद नाया जैक्स आती हैं क्योंकि शो के ऊपर नाया जैक्स वर्सेस बियांका बेलेयर का मैच हो रहा है, जिसे लायरिया वेलखेरिया जो है ऑडियंस सीट पर बैठकर ही देख रही है पूरे मैच को, क्योंकि जो जीतेगा वो उन्हीं से तो लड़ने वाला है। तो ये मैच स्टार्ट होता है। नाया जैक्स इसमें जो है क्वीन बनकर दिखा भी देती है भाई, और इस मैच में एक बार बियांका बेलेयर को बहुत बड़ा पावर बॉम्ब भी लगाती हैं, लेकिन एंड में जब नाया जैक्स अपना फिनिशर लगाने जाती हैं टॉप रोप पर तो वहां से कैरी कर लेती हैं बियांका बेलेयर नाया जैक्स को, और बियांका बेलेयर संभाल नहीं पाती हैं नाया जैक्स का वजन, तो नाया जैक्स और बियांका बेलेयर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद नाया जैक्स उठती हैं, लगाती हैं एक अपना सैंटॉन और उसके बाद अपना वाहियात सा फिनिशर एनाइलेटर और पिन होता है 1 2 3। नाया जैक्स इस मैच को जीत कर जा रही है फाइनल्स में क्वीन ऑफ द रिंग के, और वो लड़ेंगी लायरिया वेलखेरिया से। और इसके बाद वो एक प्रोमो भी कट करती हैं जिसमें वो साफ कह देती है कि देखो जैसा मैंने बियांका के साथ किया, जैसा मैंने बैकी के साथ किया था, जैसा कि मैंने रिया रिप्ली को मैं खत्म करने तक आ गई थी, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा क्वीन ऑफ द रिंग में, और मैं बनूंगी क्वीन जैक्स। इसके बाद भाई जो बियांका बेलेयर है वो बैक स्टेज में अपनी मरहम पट्टी करवा रही होती है, जहां पर ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर उन्हें चिढ़ाकर चली जाती हैं, जिससे बियांका बेलेयर थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन ब्रायन जो है उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब वो देने वाली होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इंडी हार्टवेल और कैंडिस लरे आकर उन्हें कहने लगते हैं कि देखो तुम अपना मैच हार गई, वो भी अपनी नी इंजरी की वजह से। ओ हाँ, नी इंजरी तो हमने ही दी थी, कैंडिस लरे ऐसा बोलती हैं, और यहाँ पर मामला गड़बड़ाने लगता है। लेकिन तभी बियांका बेलेयर की नई दोस्त चेट गार्गिल आ जाती हैं और उनसे डरकर यहाँ पर इंडी हार्टवेल और कैंडिस लरे चली जाती हैं। वेल यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज होती है, इस मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, जहाँ पर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप दांव पर होगी। बियांका बेलेयर और चेट गार्गिल डिफेंड करेंगी, अपने टाइटल ऑन द लाइन रखेंगी अगेंस्ट कैंडिस लरे एंड इंडी हार्टवेल। और भाई इंडी हार्टवेल और कैंडिस लरे को एंड मोमेंट पर ऐसे चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल कैसे जाती है भाई? ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पर भी एंड मौके पर मिल गई क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते थे, और यहाँ पर भी जो है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में सऊदी में इन्हें भी यहाँ पर फिर से टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। लेकिन हाल बेहाल वही होने वाला है, ये हारने वाले हैं, और इसमें प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरी बियांका बेलेयर और जेट गार्गिल रिटेन करने वाली हैं। वेल इसके बाद शो के ऊपर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होता है, जिस पर आने तो वाले थे भाई एलए नाइट स्पेशल गेस्ट के तौर पर, और जब ऑस्टिन थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करने लगते हैं एलए नाइट को कि जिसे तुम मानते हो मेगा स्टार, जिसे तुम सब पसंद करते हो, यह मूवमेंट का नेता। लेकिन तभी यहाँ पर भाई कार्मेलो हेस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और वो आने लगते हैं और फिर वो कहने लगते हैं आते आते कि देखो तुमने मेरा इंट्रोडक्शन सही दिया, लेकिन तुमने काफ़ी अच्छे से नहीं किया। मैं राउंड 1 की पिक हूँ और मैं जो है सबसे बड़ी बात मैं हिम। और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं नहीं हम तुम्हें नहीं बुला रहे थे यहाँ पर, लेकिन कार्मेलो कहते हैं कि छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है। और ग्रेसन वॉलर भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ सही है, ये एलन नाइट से तो बेहतर है हमारे शो पर आने के लिए, इसे ही रखते हैं। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी जिस तरीके से करना चाहते हैं वो चीज़ों को सही कर रहे हैं, जैसे डेमियन प्रीस्ट जो है वो जजमेंट डे में अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी भी सही करना चाहते हैं, लेकिन वॉलर उन्हें रोक लेते हैं। वेल इसके बाद जो है इन तीनों की काफ़ी बन जाती है इस प्रोमो के दौरान, और यहाँ पर तीनों मिलकर जो है एलन नाइट की पूरी तरीके से बेइज्जती करने लगते हैं, यह मूवमेंट की बेइज्जती करने लगते हैं, और ये सब एलन नाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पूरा अरीना यह चिल्लाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एलन नाइट प्रकट हो जाते हैं। एलन नाइट यहाँ पर आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और अच्छे से जो है ग्रेसन वॉलर और हिम यानी कि कार्मेलो हेस को समझाते हैं कि देखो तुम दोनों यहाँ पर काफ़ी बकवास कर रहे हो, तुम यह मूवमेंट की बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन अंत में सबको पता चल ही जाएगा कि ये गेम किसका है, एलए नाइट।
और ये कहकर जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से अटैक कर देते हैं कार्मेलो हेव्स एलए नाइट के ऊपर। एलए नाइट पलटवार करते हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी भी जो है वो अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर और तीनों मिलकर यहाँ पर एलए नाइट को बजाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं, वो यहाँ पर एलए नाइट को जो है इन तीनों से बचा लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। 6 मैन टैग टीम मैच होता है शो के ऊपर, एलए नाइट, स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेज कार्मेलो हेव्स, ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन वॉलर। जिसमें भाई एक फनी मोमेंट होता है कि यहाँ पर जब एलए नाइट को टैग मिलता है तो कार्मेलो हेव्स जो है डर कर भाग जाते हैं एलए नाइट से और टैग दे देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी को। और ये मैच जो है काफ़ी टाइम तक चलता रहता है और काफ़ी बढ़िया मैच होता है भाई, काफ़ी मज़ा आता है इस मैच को देखने में। इसमें भाई ये जो ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर हैं वो स्ट्रीट प्रॉफिट के रिंग साइड पर जाकर वहाँ पर खुद टैग लेने लगते हैं उस कॉर्नर में जाकर भाई। इसके बाद एलए नाइट को टैग मिलता है, एलए नाइट आकर ग्रेसन वॉलर की बजाते हैं, कार्मेलो हेव्स आते हैं तो उसको भी बजाते हैं और उसके बाद खुद भी जो है वो कॉर्नर के ऊपर जाकर उनके कॉर्नर के ऊपर जाकर टैग मांगने लगते हैं और उसके बाद लगाते हैं एक शानदार स्प्रिंग बोर्ड टैकल, उसके बाद अपना स्लैम और देन लगाते हैं अपना एल्बो ड्रॉप। लेकिन जब पिन करते हैं तो यहाँ पर कार्मेलो हेव्स आकर पिन को ब्रेक करवा देते हैं। उसके बाद जब वो बीएफटी के लिए जाते हैं तो कार्मेलो हेव्स यहाँ पर उसे रिवर्सल करते हैं और यहाँ पर काउंटर अटैक में लगाते हैं कोड ब्रेकर। इसके बाद मॉन्टेज फोर्ड आकर एक इंजरी लगा देते हैं, काफ़ी ऊंची इंजरी कार्मेलो हेव्स को, और पीछे से फिर ऑस्टिन थ्यूरी आकर एक मुक्का बजा देते हैं मॉन्टेज फोर्ड के चेहरे पर। लेकिन पीछे से एंजेलो डॉकिंस आते हैं और एक शानदार टैकल अटैक करते हैं ऑस्टिन थ्यूरी के ऊपर। फिर पीछे से आते हैं ग्रेसन वॉलर, एक शानदार नी स्ट्राइक लगाते हैं और ग्रेसन वॉलर भाई अपना फाइनल फिनिशर बेसबॉल स्लाइड फेस बस्टर जब लगाने जाते हैं तो एलए नाइट उसे काउंटर करते हैं और यहाँ पर एक शानदार बीएफटी लगा देते हैं। लेकिन कार्मेलो हेव्स आते हैं तो कार्मेलो हेव्स को एलए नाइट जो है रिंग साइड पर फेंक देते हैं। मॉन्टेज फोर्ड को टैग देकर एलए नाइट जाते हैं रिंग साइड पर और वहां पर कार्मेलो हेव्स को एक स्पीयर लगा देते हैं, वो भी अनाउंसर्स टेबल के आर पार। भाई साहब क्या मूवमेंट था भाई ये। और रिंग के अंदर यहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड लगाते हैं अपना 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश, अपना सुपर 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश और पिन होता है 1 2 3। मॉन्टेज फोर्ड, एंजेलो डॉकिंस और एलए नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। और इसके बाद वो जो है शुश वाला जो मोमेंट होता है यानी कि रोनाल्डो का सेलिब्रेशन सिग्नेचर उसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जिससे एलए नाइट भी काफ़ी खुश होते हैं और पूरी जनता भी। क्यों ना भाई, सऊदी है भाई, सऊदी अरेबिया में सब फैन है भाई रोनाल्डो के, तो यहाँ पर इस तरीके से वो शुश वाला जो मोमेंट है उसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और इसी मोमेंट को लेकर वो बैक स्टेज में भी चले जाते हैं जहाँ पर उनसे उनकी विक्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो वो यहाँ पर कहते हैं कि हम काफ़ी खुश हैं, हम जीत रहे हैं और अब हम जो है टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर DX आ जाते हैं, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो तुम यहाँ पर काफ़ी स्मोक करते रहते हो, लेकिन यहाँ पर हम हैं और हम यहाँ पर जो है टाइटल्स लेने आए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें तुम्हें हराना होगा क्योंकि तुम नंबर 1 कंटेंडर्स हो। और यहाँ पर भाई ट्रिपल एच जो है वो बेइज्जती कर देते हैं पूरी तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स के उस कप की, क्योंकि उसका सारा पानी जो भी होता है उसके अंदर उसे नीचे डाल देते हैं। तो भाई यहाँ पर ये मैच तो भाई बहुत मैसिव हुआ है, जो 6 मैन टैग टीम मैच हुआ। उसके बाद जो स्टोरी लाइन्स है आगे के लिए और जो फ्यूड्स हैं वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटअप हो गई एलए नाइट और कार्मेलो हेव्स की। और स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY यानी कि DX जिसे तुम कह सकते हो R-Truth की भाषा में, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स। वेल इसके बाद जो है एक किक ऑफ क्लिप दिखाई जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लोगन पॉल ने अपनी ग्रास नकल जो है माइकल कॉल को दे दी है और वो कहते हैं कि मैं मैच को क्लीन जीतूंगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में कोडी रोड्स के अगेंस्ट। इसके बाद कोडी रोड्स जो है वो रिंग के अंदर आ रहे होते हैं एरिना के अंदर, उन्हें रैंडी ऑर्टन मिलते हैं भाई। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का फेस ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर एक दूसरे को हेलो करते हैं और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर शायद यही कह रहे होंगे कि हाँ मेरे शिष्य तू काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, लेकिन गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार रहना समर स्लैम में। तो भाई ये हिंट भी हो सकता है, ये टीज हमें किया गया है कि फ्यूचर में इन दोनों का मैच ज़रूर होगा। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, अपना भाषण शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन भाई मैं भाषण नहीं सुनना चाहता था। तो यहाँ पर भाई वही चीज़ होती है जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि हो ही जाए। यहाँ पर लोगन पॉल जो है वो कोडी रोड्स के कहने से पहले ही यहाँ पर कुछ कोडी रोड्स कहते हैं उससे पहले ही लोगन पॉल अपना थीम सॉन्ग हिट करके आ जाते हैं और लोगन पॉल कहने लगते हैं कि मैं सऊदी में जो है तीसरी बार आया हूँ और यहाँ इस बार मैं जो है कोडी रोड्स के सामने हूँ एक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में और यहाँ पर मैं एक चैंपियन भी हूँ और तुम लोगों को मुझे थोड़ी इज्जत तो दिखानी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा मैं तुम्हें वहाँ पर क्लीन हराने वाला हूँ क्योंकि तुमने देखा ना मैंने अपनी ग्रास नगल्स वहाँ पर दे दी। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा चालाक हो, ये मैं मानता हूँ और मैं, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे तजुर्बा है, उससे मुझे ये लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सबसे बड़े झूठे हो क्योंकि तुम जो है उन ग्रास नकल्स का यूज़ ज़रूर करोगे वहाँ पर। तो
लोगन पॉल कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने वो माइकल कोल को दे दी, मेरे पास नहीं है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर लेते हैं, एक रेफरी को बुलाते हैं, वो तुम्हारी जो है चेकिंग करेगा। तो यहाँ पर एक रेफरी आता है और लोगन पॉल कहते हैं कि ये रेफरी, अगर तुम मेरी चेक कर रहा है तो मुझसे पहले इसकी चेक कर, ये चैंपियन है, क्या पता ये लेकर आया हो कुछ। तो भाई कोडी रोड्स की चेकिंग होती है, लेकिन कोडी रोड्स के पास कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब भाई लोगन पॉल की चेकिंग होती है तो उनकी पैंट से निकलती है एक ग्रास नकल, और लोगन पॉल कहते हैं ए भाई ये मेरी नहीं है, मैं तो ये पैंट भी नहीं पहनता हूँ, आज ही पहनी थी, ये पता नहीं किसने डाल दी मेरे पैंट के अंदर। और कोडी रोड्स कहने लगते हैं कि देखो यही बात है, यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। और लोगन पॉल कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैं लेकर आया था इसे, लेकिन ये कल के लिए नहीं है, ये आज के लिए है। क्या पता आज तुम स्मैकडाउन पर मेरे ऊपर अटैक कर देते, तो ये सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए मैं लेकर आया था। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो यही तुम हरकतें करते हो, मैं तुम्हें जो है कोई यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक रेसलर हो और तुम यहाँ पर लड़ने आते हो, लेकिन मेरी बात मानो, जब तक तुम ये इस काम को, इस प्रोफेशनल रेसलिंग को एक पार्ट टाइमर समझोगे, अपनी पार्ट टाइम जॉब समझोगे, तब तक तुम यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन सकते, तुम मेरे लेवल पर नहीं आ सकते, और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में मैं स्टिल चैंपियन रहूँगा। तो भाई यहाँ पर ये एक सस्ता सा बोरिंग सा प्रोमो हमें देखने को मिलता है। भाई सच में भाई देखो, मुझे तो ये बोरिंग लगा, मैं कह रहा था कि भाई जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो भाई लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन भाई मुझे तो ये बोरिंग ही लग रहा था। लोगन पॉल की तरफ से चीज़ें सही थी, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन जब कोडी रोड्स बोलता है, क्योंकि वो तो काफ़ी स्लो प्रोमोस को कट करता है भाई, इसीलिए उसे थोड़ा स्पीड लानी चाहिए अपनी आवाज़ में, और शायद मुझे भी, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं। वेल इसके बाद जो है बेली आती हैं, बेली एंट्रेंस करने के लिए आ रही होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फिर से एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, जैसे रैंडी ऑर्टन का देखने को मिला था कोडी रोड्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर नाया जैक्स और बेली का फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है, और नाया जैक्स यहाँ पर कहती हैं कि अपनी चैंपियनशिप को चमका के रखना, समर स्लैम में मैं आऊँगी तुम्हारे लिए। इसके बाद बेली जो है अपनी एंट्रेंस करती हैं, क्योंकि उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन आते हैं। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली का मैच। और मैच में भाई चेल्सी की तरफ से एक ज़िगज़ैग, उसके बाद एक लैरियट देखने को मिलता है, लेकिन जब तीसरा वो लगाने जाती हैं तो यहाँ पर काउंटर अटैक के बदले पावर बॉम्ब मिलता है। बेली यहाँ पर एक अपना फिनिशर फेस बस्टर लगाती हैं, पिन करती हैं 1 2 3 इस मैच को, बेली जीत जाती है। भाई बहुत छोटा मैच था भाई। इसके बाद पाइपर नेविन आकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है बेली को भाई, क्योंकि उनकी दोस्त अपना मैच हार गई भाई। और बेली यहाँ पर काउंटर करने का ट्राई करती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। बदले में पाइपर नेविन जो है भाई 3 बार सेंटॉन्स लगाती है, ऐसा लगता है भाई नाया जैक्स की आत्मा घुस गई है पाइपर नेविन के अंदर भाई। और यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं बेली को पाइपर नेविन, और चेल्सी ग्रीन रिंग साइड पर खड़ी होकर बोल रही थी और मारो भाई। पहले इसके बाद बैक स्टेज में निक ऑल्डिस के ऑफिस में निक ऑल्डिस बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर एजे स्टाइल्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, देखो समझो चीज़ को। तुमने देखा मैं कोडी रोड्स को हराने वाला था, मैं काफ़ी क्लोज था, मैं रैंडी ऑर्टन को भी हराने वाला था, मैं वहाँ पर भी काफ़ी क्लोज था, लेकिन वो पहले की बात है, मैं वहाँ पर हार गया। लेकिन अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका और दो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझे एक और मौका दे दो अपने आप को साबित करने का। और निक ऑल्डिस फिर यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं समझता हूँ कि तुम एक मौका चाहते हो, तुम चैंपियन बनना चाहते हो, और तुम मुझसे पर्सनली पूछते तो मैं बिना सोचे समझे जो है तुम्हें एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दे देता, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली सोचता हूँ, इस काम के बारे में सोचता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, तुम्हें इस चीज़ को कमाना पड़ता है। एजे स्टाइल्स यहाँ पर कहते हैं कि देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम जानते हो। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। तो भाई एजे स्टाइल्स यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आती है कि एजे स्टाइल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उन्हें कमाना पड़ेगा, और उनके पास टाइम नहीं है। तो क्या पता भाई लोगन पॉल के मैच के बीच में आकर एजे स्टाइल्स वो बंदा हो जो उनके मैच को इंटरप्ट करने वाला है, उनके मैच में दखलंदाजी करने वाला है। भाई देखेंगे भाई आज रात क्या होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भाई। इसके बाद जो एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है अंदरादे की, जिसमें वो कहते हैं कि तुम सब जानते हो कि मैं एक 3rd जनरेशन लूचा लिब्रे हूँ, क्योंकि रेसलिंग मेरे खून में ही है, और मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बताने आया हूँ कि ये सब मेरा कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ पर आना, ये सब चीज़ें करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जो लोगों को कंट्रोल करती हैं, डेस्टिनी, लेकिन मैं डेस्टिनी बनाता हूँ, खुद की डेस्टिनी मैं खुद बनाता हूँ, और मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए, और अब मैं जो है सबको साबित करने वाला हूँ कि कौन है अंदरादे। और इस तरीके से भाई
अंद्रादे की हाइप क्लिप खत्म हो जाती है, क्योंकि अंद्रादे जो है स्मैकडाउन पर बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसे देखकर लेगाडो फैंटाज्मा की टीम कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती है। भाई पता नहीं क्या जेलसी है भाई, आ गया अंद्रादे और क्या। हाँ हम तो जानते हैं कि मैचेस और स्टोरी लाइन चलानी है भाई, तो ठीक है। और भाई इसी तरीके से ब्लेयर डुकलिम्पोर्ट, सॉरी अगर प्रोनाउंस में अगर कुछ गड़बड़ हो, तो ये जो ब्लेयर है भाई, इनका जो है कमिंग टू स्मैकडाउन हाइप क्लिप दिखाई जा रही है। और भाई ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से स्मैकडाउन पर ये दिखाया जा रहा है भाई। लगता है इनके साथ भी वो वीर महान वाला काम हो गया है आई थिंक। पहले इसके बाद जो है बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू लेते हैं ब्रायन, जिसमें रैंडी ऑर्टन साफ कह देते हैं कि देखो मैं यहाँ पर आज तामा तोंगा से लड़ने वाला हूँ और वो बहुत डेंजरस है, लेकिन मैंने साबित किया है हर पल अपने करियर में कि मैं सबसे ज़्यादा डेंजरस हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मैं आज रात तामा तोंगा को वो RKO भी लगाऊंगा। इसके बाद भाई ब्लड लाइन का सेगमेंट आता है, जिसमें बैक स्टेज में पॉल हेमन जो है तामा तोंगा को देखकर हर बार पीछे होते रहते हैं और उनसे थोड़ा डरते हैं। और इसी बात को पॉल हेमन जो है वो सोलो सिकोआ को कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि तामा तोंगा कितना खतरनाक है, और तुम जानते हो ना कि हम उन्हें ब्लड लाइन में क्यों नहीं डालते थे। तो सोलो सिकोआ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँगा। और यहाँ पर पॉल हेमन समझाने की कोशिश करते हैं कि सोलो सिकोआ को कि हम जो है ब्लड लाइन में इतने सारे बंदे इसलिए नहीं ला रहे थे, ये लोगों को ये नहीं ला रहे थे क्योंकि ये लोग उस चीज़ के लायक नहीं थे, ये लोग काफ़ी खूंखार है, काफ़ी दर्दनाक हैं, और तामालोआ को जो है यहाँ पर आने की परमिशन भी नहीं मिली है। इसी वजह से उन्हें वीज़ा नहीं मिला सऊदी अरेबिया का, क्योंकि वो इतने डेंजरस और खूंखार है कि भाई पता नहीं क्या कर दे। यानी कि भाई जंगली इंसान है ये सारे के सारे, जिनको सोलो सिकोआ जो है भर्ती कर रहे हैं फिलहाल ब्लड लाइन में। वो तो दिख रहा है भाई, पता नहीं कौन से जानवरों की आवाज़ निकालते रहते हैं भाई ये। तो सोलो सिकोआ भाई यहाँ पर समझा देते हैं कि जब तक रोमन रेंस नहीं है मैं ही जो है कंट्रोल करूँगा। और इसके बाद तामा तोंगा भी आते हैं और वो पॉल हेमन को डरा देते हैं और पॉल हेमन को ये समझाते हैं कि तुम देखो मैं कौन हूँ, मैं तामा तोंगा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, और तुम जानते हो कि मुझे इसीलिए यहाँ पर लाया गया है। तो इसके बाद भाई पॉल हेमन के एक्सप्रेशन मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो बाहर से तो कुछ अलग है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी हंस रहे हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पर तामा तोंगा ये भी कहते हैं कि ये सब हो रहा है ट्राइबल चीफ्स के ऑर्डर्स के अनुसार। तो भाई पॉल हेमन के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि जैसे वो अंदर से काफ़ी खुश हैं। तो या तो वो इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये सारे, जैसा कि सोलो ने कहा कि रोमन रेंस के ऑर्डर्स है, लेकिन हो सकता है कि शायद उनकी रोमन रेंस से अब बात हो चुकी हो और उन्हें पता चल गया हो असली सच्चाइयों का। तो भाई पता नहीं क्या होगा, आगे चलकर देखेंगे। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस तामा तोंगा का किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल मैच। रैंडी ऑर्टन वर्सेस तामा तोंगा स्मैकडाउन का मेन इवेंट। और तामा तोंगा भाई बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह ही एंट्रेंस करते हैं यहाँ पर। जब वो आते हैं तो वो नीचे से 4 पैरों पर चलकर आते हैं भाई, उसके बाद 2 पैरों पर चलते हैं। लेकिन जब मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई ये सीधा रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं और रेफरी घंटी बजवा देता है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और रैंडी ऑर्टन के ऊपर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अटैक करने लगते हैं तामा तोंगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो है पलटवार करते हैं, मैच में वापसी करते हैं। और उसके बाद रिंग साइड पर ले जाकर जब वो अपना आइकॉनिक स्लैम लगाने वाले होते हैं तो यहाँ पर तामा तोंगा रिवर्सल करते हैं और रैंडी ऑर्टन के पैर के ऊपर चोक लगाते हैं। उसके बाद उन्हें स्टील स्टेप्स में पटक देते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन फायर्ड अप हो जाते हैं रिंग के अंदर 2 क्लोज लाइंस। उसके बाद अपना स्कूप स्लैम लगाते हैं। जब वो यहाँ पर विंटेज ऑर्टन DDT के लिए जाते हैं तो तामा तोंगा उसे ब्रेक करते हैं, रिंग के बाहर रिंग साइड पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन अपनी हरकतें दिखा देते हैं, वो 2 बार जो है आंखों में अटैक करते हैं चीप शॉट के जरिए तामा तोंगा के ऊपर। भाई रैंडी ऑर्टन से चालबाजी नहीं भाई, उसके सामने चीप शॉट्स नहीं। उसके बाद भाई वो दोनों अनाउंसर्स टेबल के ऊपर एक स्लैम लगाते हैं, तामा तोंगा को रिंग के अंदर जाते हैं और रिंग के अंदर भाई तामा तोंगा स्पीयर लगाने वाले होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं और फिर एक विंटेज ऑर्टन DDT भाई दूसरी साइड से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस साइड से सोलो हो जाता है भाई। और उसके बाद वो जो है RKO के लिए कॉल इन करते हैं, RKO लगाने वाले होते हैं, लेकिन तामा तोंगा यहाँ पर उसे ब्रेक कर देते हैं। लेकिन सामने से सोलो सिकोआ आते हैं तो सोलो सिकोआ को एक मुक्का लगता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, रिंग में होता है पिन, लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पर किक आउट करते हैं और रैंडी ऑर्टन जैसे उठते हैं आउट ऑफ नोवेयर लगती है तामा तोंगा को एक RKO, पिन होता है 1 2 3 और रैंडी ऑर्टन भाई फाइनल्स में जा चुके हैं इस मैच को जीतकर। अब उनका मैच होगा अगेंस्ट गुंथर। और जब रैंडी ऑर्टन गुंथर की तरफ देख रहे होते हैं तो पीछे से सोलो सिकोआ आते हैं, एक स्मॉल स्पाइक लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं सोलो सिकोआ और भी ज़्यादा। लेकिन तभी यहाँ पर केविन ओवंस का रिटर्न होता है, केविन ओवंस आकर सोलो सिकोआ को बजा देते हैं और सोलो सिकोआ को एक स्टनर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ से भाग जाते हैं और तामा तोंगा और सोलो सिकोआ को यहाँ से केविन ओवंस जो है भगा देते हैं। और भाई ये है ब्लड लाइन 2.0 जो डर के भाग जाती है भाई। रोमन रेंस होता अभी दोनों की बजाता भाई, मतलब
भागे तो वो भी है कई बार, लेकिन छोड़ो। तो यहाँ पर इस तरीके से रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस रिंग के अंदर स्टैंड ऑल करते हैं और गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच की हाइप के साथ स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। तो वही पूरा स्मैकडाउन काफी बढ़िया, काफी फायर्ड अप और एक्शन पैक से भरा और काफी ज्यादा मजा आया। स्टोरी लाइंस वाइज सब कुछ था, लेकिन भाई सिर्फ कोडी रोड्स का ही प्रोमो बेकार था, बाकी सब बढ़िया था भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।